हेलो एवरीवन। देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चेक बाउंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिटेल्स में उस जजमेंट के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, चेक बाउंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस केस का नाम है तिरंबक एस हेडगे बनाम श्रीपत का। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मान लीजिए आप किसी को चेक इशू करते हैं और वो चेक ले जाकर के अपने बैंक में लगाता है, वहाँ पर आपका साइन जो है मैच कर जाता है, लेकिन आपका चेक बाउंस हो जाता है किसी और रीज़न से। मान लीजिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता, इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपका चेक बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत कि आपने चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में चेक जारी किया था। यहाँ पर ये माना जाएगा, अगर आपका वहाँ पर साइन मैच हो जाएगा तो माना जाएगा कि आप किसी को उधार चुकाने के लिए चेक इशू किया था। इस केस में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ AS बोपन्ना ने कहा, यह स्पष्ट है कि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए जाने पर धारा 139 के तहत एक अनुमान लगाया जाएगा कि चेक ऋण की देयता के निर्वहन में जारी किया गया था। इस केस का सारांश दोस्तों वो आपको मैं बताता हूँ। इस केस में जो अपील करता है और जो प्रतिवादी हैं वो एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते थे। इस केस में प्रतिवादी का एक मकान था, सिरसा नामक कोई सिटी है वहाँ पर। तो प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से बोला कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से जो मेरा सिरसा में घर है उस घर को मैं बेचना चाहता हूँ। तो इसमें प्रतिवादी ने उस घर का जो अपीलकर्ता ने उस घर का जो रेट लगाया वो 4 लाख रुपए का लगाया और उस पर प्रतिवादी एग्री हो गया। तो इस केस में जो अपील करता है उसने 3.5 लाख का एडवांस चेक प्रतिवादी को दे दिया और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन बाद में जो अपील करता है उसको पता चलता है कि घर प्रतिवादी के नाम पर नहीं है, वो उसके फादर के नाम पे है। तो यहाँ पर प्रतिवादी का तो राइट है नहीं बेचने का। तो इसमें अपीलकर्ता ने उससे बोला कि आपका राइट नहीं है घर बेचने का, तो आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो इसमें जो प्रतिवादी है उसने पूरा पैसा का चेक का भुगतान ना करके 1.5 लाख रुपए का उसको एक चेक दिया और अपीलकर्ता उसको ले जा कर के अपने बैंक में डाला और वहाँ पर प्रतिवादी का साइन मैच कर गया उसमें, लेकिन उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं था। उसका चेक जो है बाउंस हो गया इनसफिशिएंट फंड की वजह से। तो इसमें जो अपील करता है उसने 138 का नोटिस उसको इशू किया चेक बाउंस का कि आप जो आपका चेक बाउंस हुआ इसका आप भुगतान कर दें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ़ जो है लीगल एक्शन लूँगा। तो इस केस में जो प्रतिवादी है उसने कोई भी जवाब नहीं दिया उसके लीगल नोटिस का। तो इसमें जो अपील करता है उसके खिलाफ़ 138 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 है चेक बाउंस का, उसमें उसने उसके नाम पर केस फाइल कर दिया। वो केस कहाँ पर किया? न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो इसमें क्या किया, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उसने प्रतिवादी को दिनांक 9/6/2005 के फैसले के माध्यम से अपराध दंडनीय धारा 138 NI एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उसे 6 महीने के लिए साधारण कारावास और 2 लाख का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई।
जिसमें से 1,95,000 का भुगतान अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में किया जाना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना जो है फैसला यहाँ पर सुना दिया। अब जो प्रतिवादी है उसने क्या किया, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जो सत्र न्यायाधीश के समक्ष उसने अपील की प्रतिवादी ने उसके खिलाफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उत्तरी कन्नड़ कारवार के समक्ष अपील दायर किया था उस सत्र न्यायाधीश ने उसका जो है अपील खारिज कर दी। तो यहाँ पर अपीलकर्ता ने क्या किया, हाई कोर्ट में दोबारा वहाँ पर जाकर पुनर्निरीक्षण याचिका वहाँ पर लगाया। ठीक है दोस्तों, तो और वहाँ पर प्रतिवादी जो है दलीलों के समय ही अपना पुनरीक्षण याचिका में यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने राशि का भुगतान नहीं किया था, लेकिन उसके हस्ताक्षर चेक और समझौते पर अजीब परिस्थितियों में सुरक्षित हो गए थे, जिनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि वह सिविल जज सिरसी के न्यायालय में एक मामले में एक पक्ष था जिसमें उसने एक वकील की सेवाएं ली थी, जिसका कनिष्ठ अपीलकर्ता का रिश्तेदार था, जिसने इस प्रकार एक प्रमुख स्थिति में होने के कारण हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे। यहाँ पर प्रतिवादी ने दलील दी कि सिरसा के सिविल जो जज हैं वहाँ पर मेरा एक मैटर था, उसमें मैं एक पक्ष था, तो उसमें जो मैंने एक वकील की सेवा ली थी, तो जो अपील करता है उसका कोई रिश्तेदार है, उस वकील का जो वो जूनियर था, तो उसने वहाँ पर जो है मेरे सिग्नेचर ले लिए थे। और इस केस में जो हाई कोर्ट है उसने हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने तर्कों के दौरान पहली बार संशोधन में उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया और यह माना कि अपीलकर्ता ने यह साबित करने का बोझ नहीं छोड़ा था कि उसने प्रतिवादी को 3.5 लाख रुपए का भुगतान किया था और यह कि चेक उसी के एक हिस्से के भुगतान के लिए जारी किया गया था। इसके अलावा एकल न्यायाधीश की राय भी थी कि समझौते पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने बोला कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने जो प्रतिवादी ने उसने अपना तर्क दिया कि जो सिरसा के सिविल कोर्ट में मेरा मामला था उसमें जिस वकील की मैंने सेवाएं ली थी उसमें अपीलकर्ता जो था जो वकील मैंने हायर किया था, अपीलकर्ता का रिश्तेदार उसका असिस्टेंट था, तो उसने ये सब साइन करवा लिया था। ठीक है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाया कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो पहला आदेश पारित हुआ था, जो उसको दोष सिद्ध किया गया था, सज़ा सुनाया गया था न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको बहाल कर दिया गया। लेकिन साधारण कारावास और 2 लाख के जुर्माने के आदेश को संशोधित करके 3 महीने के भीतर 2.5 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान करने के आदेश दिए। पीठ ने अपीलकर्ता को दिए गए मुआवजे को भी जुर्माने की राशि से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये केस था। अगर आप भी किसी को चेक इशू करते हैं तो आप सोच समझ के करें, अगर आपका चेक बाउंस हो जाएगा तो ऐसे में जो जिसको आप चेक इशू करेंगे वो आपके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकता है और आपको वहाँ पर काफ़ी बहुत सारा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इन चक्करों से बचने के लिए आप किसी को भी कोई फर्जी चेक इशू ना करें। आप जिसको भी चेक दें, आप उस समय आप अकाउंट में बैलेंस रखें और आपके अगर अकाउंट में बैलेंस हो तो ही चेक इशू करें। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने दिया, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या मान लीजिए आप आम नागरिक हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका जो PDF है मैं अपने दिसी लॉ अकेडमी की
जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर करूँगा, वहाँ से जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।